हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टअप। में आपको इस वीडियो में क्लास नाइन्थ ठीक है, मिड टर्म का आपका एग्ज़ाम है ना, उसी के रिगार्डिंग तैयारी करवा रहा हूँ। तो ये आप वीडियो देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। लास्ट ईयर जो ये सिलेबस है ना, इसमें वही है। एक आधा चैप्टर जो है इसमें जैसे नहीं दे रखा, तो जो इस बार इंक्लूडेड है तो वही है बस। तो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ठीक है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें आपको पहला चैप्टर है ना, पालमपुर के गांव की कहानी, उसी में आपको मिलेगा। तो उसमें बता रहा है कि उत्पादन के कौन कौन से कारक होते हैं। तो उसमें भूमि भी है, पूंजी भी है, श्रम भी है और मानव पूंजी भी है। ठीक है, मतलब मनुष्य मनुष्य जो वो भी एक पूंजी है। तो सारे के सारे जो तीनों दे रखे हैं, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये डी पे टिक कर देंगे। तो पहले वाले का आंसर क्या है? डी। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो पहला क्लियर हो गया ना, पहले का आंसर डी है। फिर नेक्स्ट है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री दैट डजंट नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्री विद इंडिया। आइडेंटिफाई द कंट्री। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री भारत से टच नहीं होती। तो तजाकिस्तान है, उसकी जो बाउंड्री भारत से टच नहीं होती। तो इसका आंसर क्या गया? बी आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? देखो बहुत सारे सदस्य थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सदस्य है ही नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने इंग्लिश में भी है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। पहला दे रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पेज भी आपको दिखाना चाहूंगा, आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो देखो आप। देखो ये आपकी जो डेमोक्रेसी की बुक है ना, लोकतांत्रिक वाली, तो उसमें इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये संविधान सभा के बहुत खास मेंबरों में से एक थे जिन्होंने बहुत काम करा है। ठीक है, तो ये स्पेशली आपके लिए मैंने बुक से ये पिक भी लिया है ताकि आपको और थोड़ा बता सकूं। ठीक है, थोड़ा टाइम की वजह से होता है, नहीं तो मैं तो आपको इतना डिटेल में बता दूं बहुत ज़्यादा। और जैसे इस पेज को तो आप अच्छे से करना, आपकी जो बुक होगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं कि संविधान सभा के कितने मेंबर थे। ठीक है, संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ठीक है, और कितने उसे बनने में टाइम लगा, 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन। ठीक है, तो 299 सदस्य थे। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब इंग्लिश वाले शिकायत नहीं करेंगे कि सर आपने इंग्लिश में नहीं दिखाया, वो आप अपनी बुक निकाल के कर लेना, थोड़ा बहुत तो कॉपरेट करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है जी, चलो आगे देखो। ऐसी ये वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में और सरोजिनी नायडू के बारे में, इनके बारे में अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप उसमें देखकर ये मत बोलना सर उसमें ना तो महात्मा गांधी थे और ना ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ऐसा मत सोचना, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। उन्हें पिताजी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जो थे, इसमें आंसर है वो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, गलत मिलान बताओ, कौन सी मैचिंग गलत है। अब जिसने अच्छे से चैप्टर पढ़ा ना, हिस्ट्री का है ये बच्चों, इतिहास की जो आपकी किताब है ना, उसका जो पहला चैप्टर है ना आपका, ठीक है, पहला चैप्टर है, वेरी गुड, फ्रांसीसी क्रांति। तो उस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। तो इससे बोला इनमें से कौन सा गलत है? रोबेस्पियर, लुई 16, जॉन लोक या नेपोलियन। तो देखो जो जॉन लोक है ना, वो राजा नहीं थे। ठीक है, उन्होंने तो उल्टा किताबें भी लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने जैसे किताब लिखी है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट।
ठीक है, उन्होंने राजा को तो बोला था कि ये देवी और निरकुंश जो अधिकार ना, ये इनको नहीं मिलने चाहिए। अब मैं आपको वाला पेज दिखाता हूँ। देखो इसका आंसर समझ में आ गया, सी है। इसमें मतलब कौन सा गलत था, कौन सा गलत था, कौन सा आंसर इसका, सी। अब देखो पेज वाला। अच्छा, हिस्ट्री में जो पेज है जॉन लॉक के बारे में बता रहा था, ये देखो जॉन लॉक और जॉर्ज लॉक, ये दोनों को याद कर लेना। ठीक है, ये जॉन लॉक और जॉर्ज रूसो, ठीक है, ये सारे। और इसमें एक और क्वेश्चन ये भी है, ये मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉस की। ठीक है, और इन्होंने सरकार के अंदर बोला था कि 3 बातों में बांट दो, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कह रहे चैप्टर पढ़ के ना उसके नोट्स बनाओ। अब आपको नोट्स कहाँ से बनाए, तो टाइम ही नहीं है। आप सपोर्टिंग मटेरियल भी कर लो, काफी हद तक आपकी हेल्प होगी, लेकिन आपने चैप्टर करा होगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, लास्ट ईयर जो आपका सिलेबस था इस बार भी वही है। तो मैंने टर्म फर्स्ट के नाम से मतलब बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, अगर वो सारी वीडियो भी कर लोगे आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो सारी वीडियो देख लेना, हर सब्जेक्ट की बना रखी हैं, भर भर के बना रखी है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1794 तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी, जल्दी बताओ। फ्रांस की करेंसी कौन सी थी, वही फर्स्ट चैप्टर में है, और ये इसका आंसर सबसे आसान है, लिवरे, है ना। वेरी गुड, मुझे पता सबको पता होगा, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। अब बताओ टाइल का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइल, द टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ठीक है, राज्य को दिए जाने वाला टैक्स टाइल कहलाता है। फ्रांस की मुद्रा, ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया, ए है। फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी, लिवरे। चर्च द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को क्या बोलते थे, टाइद। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां। तो 7वें क्वेश्चन में बच्चों असर्शन और रीजन वाले होते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपको चेक करना पड़ता है कि पहले दोनों सही है या गलत है। जब हम पता लगा लेते हैं सही है गलत, तो फिर हम देखते हैं कि जो रीजन है ना, क्या वो ऊपर वाले का ही आंसर है, क्या ऊपर वाली जो घटना घट रही है वो नीचे वाले की वजह से घट रही है। और चेक करते हैं 7वां क्वेश्चन, देखो 7वां क्वेश्चन ये रहा। अरुणाचल एवं गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होता है, ये आपकी ज्योग्राफी का चैप्टर पहला। तो आप बताओ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम का 2 घंटे का अंतर होता है, होता है। कह रहा है इसका कारण यह है कि भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। ये कह रहा है डिफरेंस जो होता है ना अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का, वो 2 घंटे का होता है। तो ये ठीक है, और रीजन दे रखा है कि इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है ना, वो 82 डिग्री 30 मिनट है, तो ये भी सही है। तो रीजन भी ठीक है, तो इसलिए आंसर ए पे टिक कर देंगे। ए पे तब टिक करते हैं जब दोनों सही होते हैं और रीजन भी सही होता है। ठीक है, तो 7वें का आंसर क्या आ गया हमारा, ए आ गया। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में है, मतलब लोकतंत्र के फायदे या लोकतंत्र के कार्य बताता है, मतलब कौन लोकतंत्र डेमोक्रेसी के फेवर में है। देखो ये सारे ही फेवर में है, क्योंकि यहाँ लिखा है पीपल फील देमसेल्फ फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी। ये कह रहा है जब लोकतंत्र होता है ना, तो लोग अपने आप को फ्री और इक्वल समझते हैं। क्या समझते हैं, फ्री और इक्वल। ठीक है, मतलब स्वतंत्र और समान समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। और लोकतंत्र में जब टकराव होते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, जब लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में जब कन्फ्लिक्ट होते हैं तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है, और बढ़िया है डेमोक्रेसी में कन्फ्लिक्ट होना अच्छा है, क्योंकि बहस होगी, निर्णय निकलेगा, मारकाट नहीं होगी। और तीसरा, लोकतंत्र में सरकारें ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं, उत्तरदायी होती है, तो ये भी ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट बनेगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि अगर अकाउंटेबल भी होगी तो जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं देगी तो लोग अगली बार वोट ही नहीं देंगे। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, तो देखो 8वें का मैंने तीनों बोला तो इसका डी आंसर हो गया, 8वें का आंसर का डी। क्लियर हो गया, 8वें का क्या गया, डी। अब 9वां क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन में वही है असर्शन और रीजन। सबसे पहले चेक करो कि ये ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है जिन देशों के पास संविधान है प्रदेश लोकतांत्रिक हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा संविधान सिर्फ शासन की पत्ति के विषय में जानकारी देता नहीं, संविधान के तो बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ये कह रहा है केवल संविधान शासन की पत्ती बताता है, केवल ये आंसर सही नहीं है एक। ठीक है, तो अब हमारा ये आंसर तो बिल्कुल ठीक है, और ये बोल रहा है कि संविधान सिर्फ शासन की पत्ती के बारे में बताता है, तो बहुत सारी चीजें बताता है ना, तो इसका मतलब
संकल्पना तो ठीक है, कारण गलत दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे, सी कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ ना लिखा होता तो हम ये पॉइंट तो सही मानते, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं मानते, फिर हम इस पे किस पे टिक कर देते, हम सी पे, बी ऑप्शन में टिक कर देते, लेकिन इसमें बोला है सिर्फ, तो इसलिए आंसर क्या होगा, सी। अब आ जाइए, अब जो इंग्लिश में थोड़ा सा बता दूं कि कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। ये कह रहा है अगर किसी देश के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो क्या वो डेमोक्रेसी हो जाएगी, जरूरी नहीं है ना, तो ये तो ट्रू है। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कह रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो केवल गवर्नेंस की सिस्टम के बारे में बताता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका ए सही है, सी गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत, तो सी आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। सबसे इजी क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी स्टेट्स वाज द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इन द 18th सेंचुरी। वेरी गुड, 3। अब 11वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है वही आपको संकल्पना और कारण वाला पढ़ना है। ये कह रहे हैं गांव में मौसमी बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है। ये तो बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहे इसका रीजन ये है कि गांव में लोग खेती से जुड़े हुए काम करते हैं, तो खेती से जुड़ा हुआ काम कुछ ही महीनों चलता है, इसलिए बाकी महीने वो बेरोजगार बैठे रहते हैं, तो ये भी सही है। और रीजन भी सही है, रीजन भी सही है, भाई खेती कुछ ही समय तक होती है, इसलिए मौसमी बेरोजगारी हो गई। तो दोनों सही है, रीजन भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इंग्लिश में सुन लो, ये कह रहा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन द विलेज। बिल्कुल ठीक है कि गांव के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ये कह रहा है इसका रीजन ये है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर, गांव वाले एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं बहुत सारे महीनों में। भाई देखो, खेती बाड़ी कुछ ही महीने तो होगी, बाकी महीने तो होगी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, बोते समय और काटते समय काम होता है, बाकी महीने क्या काम है, खाली बैठे रहोगे। तो इसलिए गांव में क्या पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो ए आंसर आ गया इसका। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, और मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आप पिछले साल की सारी वीडियो जरूर देख लेना। एमसीक्यू में थे, बहुत सारी बना रखी हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना। नहीं तो आप प्रैक्टिस पेपर एएससी स्टार्टर लिखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं तो एएससी स्टार्टर लिख देना, जो वीडियो ढूंढ रहे हैं उसके बाद, तो वीडियो निकल आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005 टू एंश्योर मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। ये कह रहा है कि किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के लिए रोजगार को सुनिश्चित किया। बताओ कौन सा कानून है जिसमें बोला गया कि 100 दिन की नौकरी मिलेगी मिलेगी। वो कौन सी है इनमें से, स्कूल चले हम, काम के बदले अनाज, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी है इसमें से, इसमें से है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सी आंसर है इसका। ठीक है बच्चों, ये इसे शॉर्ट में बोलते हैं मगन रेगा। क्या बोलते हैं, मगन रेगा बोलते हैं, MEGN। और एग्जाम में ये थ्योरी में भी बहुत बार आता है कि मगन रेगा क्या होता है। तो बच्चे बता देते हैं कि ये जो है ना, लोगों को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देती है। पहले इसे 200 जिलों में लागू किया गया, बाद में से 600 डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले में स्टार्ट कर दिया गया। इसमें 1/3 जो जॉब्स है ना, वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, और अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती ना, तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो थोड़ी बहुत हेल्प की राशि होती है ना, असिस्टेंस हेल्प, वो मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या 12वें का सी। उसके बाद 13 है, ये कह रहा है पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है। जो पालमपुर है ना, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पालमपुर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है एग्रीकल्चर। कौन है, एग्री, CULTURE, एग्रीकल्चर। ठीक है, AGRICULTUR, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। क्लियर हो गया। अब आपको खालिस्तान करना है 13 से, और अलग अलग क्वेश्चन जैसे पूछेगा, कुछ ट्रू फॉल्स पूछेगा, कोई बोलेगा लाइन को सीधा करो, तो ये आपको समझ में आ गया 13वां आंसर आ गया। वेरी गुड। अब आ जाओ 14। ये कह रहा है कि
आपको ये लाइन दे रखी है, इसको सीधी करके लिखनी है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक की रचना डैश ने की है। तो बताओ ये यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, रूसो ने थोड़ी करी थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज है वो किताब लिखी है मॉन्तेस्क्यू ने लिखी है। अभी मैंने आपको जो पेज दिखाया था ना पहले, दोबारा दिखाऊं? दिखाता हूं। तो मॉन्तेस्क्यू ने करी थी। किसने करी थी? मॉन्तेस्क्यू ने। ठीक है, आपको दिखाता हूं। देखो प्यारो, ये देखो, है ना? तो बुक से आएगा, बुक जिसने कर लिया अच्छे नंबर कर लिए। इधर उधर से सबसे बढ़िया है बुक एनसीईआरटी। ठीक है, अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है, अब जैसे आपके एग्जाम में इसके आसपास के क्वेश्चन आ जाएंगे। जो ये सैंपल पेपर आप कर रहे हो ना, आप केवल ये मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ सीक्रेट बात। आप इसके जो भी क्वेश्चन है ना, इसके आगे पीछे के सारी चीजें कर लो, जो पेज पे आया ना वो सारी सारी चीजें कर लो। देखो कितना अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि पेपर पास में हो सकता है जो प्रैक्टिस बना रहे होंगे उन्होंने साथ में पेपर भी बना लियो, उसके आसपास के क्वेश्चन डिजाइन कर लियो। सुन रहे हो? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मकसद मेन यही है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करो। ठीक है ना? चलो अब तो मानते हैं क्यों आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 14 का। ये है मांतेस्क्यू। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, आपको बताना है ट्रू है फॉल्स है। ये कह रहा है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल की पैदावार करने को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बताओ, अगर हम एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या उसे हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। बताओ ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि जब हम एक खेत में, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थशास्त्र में पहले चैप्टर में मिल जाएगा। अगर आप एक खेत में एक तरह फसल उगा रहे हो ना तो उसे क्या बोलते हैं? बहुविध फसल प्रणाली। तो ये क्या बच्चों? सत्य है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ 16 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर है। आज नौकरी मिल गई तो कल नहीं मिली, ऐसी। और उसे दिन का केवल 150 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 150। जबकि मार्केट में रेट कुछ और है, मान लो 400 रुपये दिहाड़ी चल रही है। अब आप बताओ कि ये रोजगार है या बेरोजगार है? आपको बताना है कि दिनेश जो है वो डेली वेज लेबरर है दिल्ली का, और वो 150 रुपये पर डे के ले रहा है, और जबकि मार्केट में जो वेज रेट है बहुत ज़्यादा है। अब बताओ अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है? दोनों में से एक बार बताना है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। तो देखो दोनों में से भी आप ये ना लिख के आप लिखोगे अंडर एम्प्लॉयड है। क्या है? अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, मैं आपको आंसर यहाँ लिखोगे अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि वो अल्प रोजगार में। किसमें? अंडर एम्प्लॉयड, EMPLOYED। ठीक है, UNDER। ठीक है, अंडर। ठीक है, EMPLOYED, अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अल्प रोजगार। आप इसका आंसर क्या लिखोगे? अल्प रोजगार। वो दोनों के बीच की स्थिति में है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आंसर? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हो, मतलब सब मिलजुल कर रहें। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, कोई किसी को अपने से कमतर ना माने। तो ये बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों बंधुत्व। क्या बोलते हैं? बंधुता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंधुता। मैं आपको दिखाता हूँ ये आपकी बुक में कहाँ से आया है। ये आपकी लोकतांत्रिक की बुक है ना, डेमोक्रेसी, उसमें कहाँ से आया वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आप देखेंगे ना, ये आप पेज खोलेंगे तो इस पेज में देखो ये रहा। ठीक है, आप पुरानी वीडियोस भी मेरी देखेंगे, आपको बहुत आनंद आने वाला है। पिछले साल की सारी वीडियोस जरूर देख लेना, अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो ये रहा बंधुता। आप देखो सेम लाइन लिखी है ना, पूरी लिखी है। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, ये आप अपनी बुक में ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आपको बंधुता का मतलब बता रहा हूँ इंग्लिश में क्या है। देखिए इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बाकी बोला पेज आप निकाल लेना, और सभी बच्चे दिल खोलकर वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी चलेगी वीडियो, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, हमने
17 तक क्वेश्चन कर लिए है ना। अब 18वां, जो 18वां क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि डैश लेड अ मिलिट्री कॉप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999। तो बताओ अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में जो सैनिक तख्ता पलट हुआ उसकी अगुवाई किसने करी थी? तो उसकी अगुवाई करी थी जनरल परवेज मुशर्रफ ने। ठीक है, किसने करी थी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और ये है वो व्यक्ति, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने सैनिक तख्ता पलट किया था। और जो अब तक अभी किए हैं वो सारे हैं, है ना। तो ये 18 तक मैंने आपको करवा दिए। अब आगे देखो, अब 19वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि महिमा जो है ना वो मालाबार तट पर है। कहाँ पर है? मालाबार तट पर है। और वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिम तटीय मैदान पर है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं वो पश्चिम तटीय मैदान पर है। आपको एक डिफरेंस भी दिखा देता हूँ, ठीक है, वो आप देख लो। इंग्लिश में बोल देते कि महिमा जो है ना वो मालाबार कोस्ट पर है, तो वो कंफ्यूज हो गई कि अरे मैं कहाँ पर हूँ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हूँ या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में हूँ। तो वो बस ये आंसर लिखना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। बुक में मतलब इसी में से छांटना था ये या ये, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। देखिए ये सपोर्टिंग मटेरियल में से है, ठीक है, तो मैं एक ही लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ, हिंदी में। तो आप जो ज्योग्राफी की आपकी बुक है ना, तो उसमें जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा ये। तो देखो बहुत सारी डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी यहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे पास तो सपोर्ट मटेरियल ही नहीं है। देखिए सपोर्ट मटेरियल आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट मटेरियल ASC स्टार्टर लिखेंगे तो एक वीडियो आ जाएगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप सारे सपोर्ट मटेरियल गेट कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक नई वीडियो बना के सपोर्ट मटेरियल की प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट है कि समानता शब्द से आप क्या समझते हैं, न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं। देखिए जो भी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना, इसी के अंदर से क्वेश्चन आया है। जैसे आपसे ये पूछ सकता है, ये वाला पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो आपसे इसमें पूछा गया था कि आप समानता से क्या समझते हैं, स्वतंत्रता से क्या समझते हैं, या न्याय से क्या समझते हैं। तो आपको डेफिनेशन ये मीनिंग बताना होगा। ये इंग्लिश वाली जब आप बुक देखेंगे ना तो उसमें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपकी NCERT बुक हो या कोई भी बुक हो, उसमें ये जरूर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप आराम से नोट कर सकते हैं और ये सारे कर लेना। और देखिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा मकसद केवल उन क्वेश्चन को कराना नहीं होता, उसके आसपास की चीज़ें भी करवाना होता है ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिल सके मेरी तरफ से। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो जरूर बताइए आपको वीडियो कैसे लगी।